नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करंट किसके इस सेशन में। दोस्तों, आज 24 मई को नया सेशन लेके हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस सेशन की एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अपना हौसला ऊपर रखिए और पढ़ते रहिए लगातार जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए द्वारा पारित हाल ही में यूएसए द्वारा पारित टेक इट डाउन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी हाल ही में यूएसए ने एक एक्ट पारित किया है जो है टेक इट डाउन, यानी जिसका मतलब है जिसके प्रसार को नीचे करना। टेक इट डाउन का मतलब है किसी की प्रसार को नीचे करना। यानी जैसा आपने यूट्यूब पे देखा होगा, अगर आपका चैनल है तो अगर कोई यूट्यूब पर आप आपत्तिजनक बात डाल देते हैं जो उसके गाइडलाइन के विरुद्ध है, तो वो आपके चैनल को नीचे कर देगी, यानी लोगों तक उसकी पहुंच को कम कर देगा। तो यही मतलब है टेक इट डाउन का। ये यूएसए द्वारा पारित किया गया है। ये डीप फेक और गैर सहमति से साझा की गई नग्न छवियों को हटाने और अपराध मानने के लिए कानून बनाना है। यानी आजकल डीप फेक के माध्यम से किसी की भी झूठी तस्वीर या झूठी वीडियो एआई के माध्यम से बना के डाल दी जाती है। तो उस पर लगाम लाने के लिए यूएसए ने टेक इट डाउन पारित किया है जिसका उद्देश्य डीप फेक द्वारा जनित सामग्री पर नियंत्रण करना है। इसको डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऑनलाइन शोषण की संज्ञा दी। ये एक अच्छा कदम है और भारत में भी इसकी जरूरत है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, पिछले दिनों में एक अभिनेत्री की ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही। तो डीप फेक के माध्यम से किसी की नग्न तस्वीर या किसी की आपत्तिजनक तस्वीर कोई वायरल न करा दे, उसके लिए कानून लाया गया। इसके तहत अगर कोई तस्वीर डालता है और 48 घंटों में उसको नहीं हटाता है तो उसे जेल होगी। यानी 48 घंटे के अंदर भी उसने अगर नहीं हटाई, अपनी गलती नहीं मानी, तो उसे जेल होगी। ये प्रावधान अभी यूएसए में लाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कौन लाया इसको? डोनाल्ड ट्रंप लाए हैं, जो 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। 47वें राष्ट्रपति यूएसए के। इसी में 50वें उपराष्ट्रपति आपने सुना होगा जेडी वेंस। जब पहलगाम हमला हुआ तो जेडी वेंस भारत की यात्रा पर थे। ठीक है, तो ये 50वें इनके राष्ट्रपति हैं। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में इनकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी हो गई। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट डेनाली। यहाँ पर सर्वोच्च चोटी है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आगे यह अधिनियम बिना सहमति के अंतरंग चित्रों को जानबूझकर प्रकाशित करने और उन्हें प्रकाशित करने की धमकी देने, यानी आपने किसी की फोटो ले ली आपत्तिजनक और उसको से आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, या आपने कोई फोटो उसकी ऐसी बना ली एआई के माध्यम से जिससे आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये इसके लिए 48 घंटों के अंदर ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर नहीं हटाते हैं
तो उसके लिए आपको जेल होगी। डीप फेक क्या है? डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करके निर्मित सिंथेटिक मीडिया, यानी आपने एआई के माध्यम से किसी की झूठी कोई वीडियो बनाई या तस्वीर बनाई, उसको डीप फेक कहते हैं। ये हमारा यूएसए, देखिए यूएसए में दो बाउंड्री साझा करता है, नीचे मैक्सिको, तो मैक्सिको और ऊपर यूएसए, और इन दोनों की सीमा का निर्धारण रियो डी ग्रांडे नदी करती है। रियो डी ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएसए की सीमा का निर्धारण करती है। इसकी उत्तर की सीमा यानी जो कनाडा के साथ साझा होती है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा निर्धारित की जाती है, उत्तरी अक्षांश द्वारा निर्धारित की जाती है। हमने इसकी चोटी को देखा माउंट डेनाली, जो इसका यहाँ पर अलास्का राज्य है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली, जो हमने लिखा। इसकी सर्वोच्च चोटी हो गई। अब देखते हैं सबसे निचला बिंदु, मतलब इसका सबसे गहरा स्थान, सबसे निचला बिंदु यूएसए का, वो होगा मृत घाटी होगा। ये कहां पर स्थित है? तो ये मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। अगर आपसे कोई पूछे मोजावे मरुस्थल कहां पर है तो वो यूएसए में है। तो इसके यूएसए के बारे में हमने पढ़ चुका। अब इसकी सबसे लंबी नदी, अगर सबसे लंबी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी तो वो होगी मिसौरी नदी, यूएसए की सबसे लंबी नदी। ये मिसिसिपी की सहायक नदी है, मिसिसिपी की सहायक नदी। और मिसिसिपी किस लिए जानी जाती है? मिसिसिपी किस लिए जानी जाती है? विश्व की एकमात्र नदी जो पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है, पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। पक्षी के पैर के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने वाली विश्व की एकमात्र नदी मिसिसिपी नदी, जो मिसौरी की सहायक नदी है। यहाँ का सर्वोच्च बिंदु मृत घाटी, वो सबसे निचला बिंदु मृत घाटी, सबसे ऊंचा डेनाली। तो ये हमारा यूएसए के बारे में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनडे मैच में दूसरा सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? दोस्तों आज हमने कुछ क्वेश्चन आपके पिछले करंट अफेयर के रिवीजन के डाले हैं, ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं। हाल ही में वनडे मैच में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है, यानी वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने में दूसरे नंबर पर कौन है? तो ये हमारे रोहित शर्मा है, सबसे पहले पर क्रिस गेल। हाल ही में आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहां हुआ है? तो तीसरा वैश्विक सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ है, एआई पर आधारित। अगर एआई की बात करें तो पहला इसका सम्मेलन बेलेचले यूके में हुआ, दूसरा सियोल साउथ कोरिया में हुआ, और तीसरा इसका फ्रांस पेरिस। यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत की वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित कर अनुमान जारी किया है। यानी मॉर्गन स्टैनली के बारे में देखते हैं। मॉर्गन स्टैनली ये एक यूएसए की एजेंसी ये देशों की जीडीपी यानी उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में गणना कर उनकी रैंकिंग देती है कि अगले आने वाले वर्षों में इसकी वृद्धि दर क्या होगी। तो इसने जो पहले इसने जो वृद्धि दर दी थी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए वो 6.1 और फाइनेंशियल ईयर
27 के लिए जो इसने हमारी वृद्धि दर बताई थी 6.3% बताई थी, 6.1। अब इसने इसे संशोधित कर दिया है। अब 2026 के लिए हमारी वृद्धि दर को इसने 6.2 और 27 के लिए इसने 6.5 बताया है। यानी हमारी जीडीपी की वृद्धि दर को इसने अनुमान को अभी और बढ़ा दिया है कि भारत आने वाले समय में और ज्यादा तेजी से विकास करेगा। अगर हम बात करें मॉर्गन स्टैनली की, ये एक यूएस की संस्था है। इसका हेडक्वार्टर, मॉर्गन स्टैनली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। तो 1935 में इसकी स्थापना की गई। अब न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप, इससे क्या याद आता है, यहाँ पर यूएनओ का भी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर यूएनओ। यूएनओ बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूएनओ के बारे में। अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित शहर। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की तो इसे बिग एप्पल और गगनचुंबी इमारतों के शहर के नाम से जाना जाता है। गगनचुंबी इमारतों के शहर के नाम से भी न्यूयॉर्क को जाना जाता है। तो ये बात हो गई हमारी न्यूयॉर्क के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, मॉर्गन स्टैनली के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। मॉर्गन स्टैनली भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को जो मतलब मैंने बताया वो वहां पे लिखा हुआ है सब कुछ। जबकि भारत जो आरबीआई है उसने हमारी जो फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ को 6.5 पहले ही अनुमानित किया हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने अभी इसको किया है। चलिए, कुछ क्वेश्चन हमारे पिछले महीने के करंट से हैं। तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 की सूची में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी भ्रष्टाचार करने में भारतीय पूरे विश्व में कौन से स्थान पर हैं? तो हम 96वें स्थान पर है। यानी भारत भ्रष्टाचार अच्छा खासा होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा और मीगा इसका संबंध किससे है? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, प्लस मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दोनों का मतलब इसकी उद्घाटन कहाँ हुआ? अवधारणा यूएस में पेश की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत वर्ष 2025 और 2026 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन यानी एपीओ का अध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय टोक्यो में है। टोक्यो में इसका मुख्यालय है। किसका? एशियाई उत्पादकता संगठन का। एशियाई उत्पादक संगठन जो एशिया में उत्पादन और उस पर होने वाले काम को देख रेख करता है, यानी उत्पादन बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो, इसका ध्यान रखता है। इसकी स्थापना 1961 में और इसका हेडक्वार्टर टोक्यो। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो। इसके 21 सदस्य हैं। इसके 21 सदस्य हैं। हाल ही में इसकी बैठक जकार्ता में हुई। हाल ही में इसकी बैठक जकार्ता जो इंडोनेशिया में है, यहाँ पर इसकी बैठक हुई। इस बैठक में भारत को अगले साल का भारत को अगले 1 साल के लिए, अगले वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया।
ठीक है, तो भारत को अध्यक्षता किसकी मिली है? FAO की। तो भारत को 1 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। बाकी भारत में इसकी देखरेख कौन करेगा? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यहाँ प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। हमारे यहाँ इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो हमारे वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, तो भारत ने अभी इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। कहां पर? जकार्ता में की है। भारत का वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय इसका पद संभालेगा। तो अगले 1 साल के लिए भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर बात करें टोक्यो राजधानी किसकी है? जापान की। जापान को हम सुकुमारों का देश, सुकुमारों का देश या निप्पन का देश या सूर्य उदय का देश, इन सब नामों से हम जानते हैं किसको? जापान को। ठीक है, जानते हैं। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर स्थित है। इसके द्वीपों के नाम होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये 4 द्वीप है। होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो इसकी राजधानी स्थित है और यही इसका सबसे बड़ा द्वीप है। जापान कौन से सागर में? प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर में स्थित देश है। तो ये हमारा देश है। अभी जापान के बारे में बात करें तो विश्व में पहला लकड़ी का उपग्रह किसने छोड़ा? जापान में। इस उपग्रह का नाम था लिग्नोसैट नाम का उपग्रह, जो विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह था, वो जापान द्वारा छोड़ा गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये मैंने सारा लिख दिया है कि 1961 में एशिया उत्पादक संगठन की स्थापना हुई थी। टोक्यो जापान में आयोजित की गई। उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाकर एशिया प्रशांत में, मतलब जो भी कृषि में उत्पादकता है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला देखते हैं। हाल ही में कुछ क्वेश्चन पिछले महीने के कारण से। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जो हमारे राष्ट्रीय खेल होते हैं, राष्ट्रीय खेल में नंबर 1 पोजीशन पर जो रहता है, नंबर 1 रहने वाले को मिलती है, यानी जो टॉप करेगा उसको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी मिलेगी। तो हम जानते हैं अभी 38वें नेशनल गेम्स कहाँ हुए? उत्तराखंड में हुआ। इसका शुभंकर मौली था। तो इसमें सर्विसेज को ये भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई है। अच्छा, मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मित्रा प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किया है। किसने? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे शेयर मार्केट में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखती है। अगर बात करें अभी इसके अध्यक्ष चुने गए, तो इसके अध्यक्ष तुहिन कांत पांडा। कौन इसके अध्यक्ष चुने गए? तुहिन कांत पांडा, जो पहली महिला अध्यक्ष थी, उनके स्थान पर चुने गए। उनका नाम क्या था? पहली महिला अध्यक्ष, अरे माधवीपुरी बुज के स्थान पर इनको चुना गया। तो माधवीपुरी बुज क्या थी? इसकी पहली अध्यक्ष थी। अगर बात करें सेबी की, तो 12 अप्रैल 1988 में 1900 स्थापना इसकी हुई और इसके लिए अधिनियम आया 12 अप्रैल 1988 में स्थापना, 1992 में के एक्ट द्वारा, यानी इसकी स्थापना पहले हो गई थी और इसका अधिनियम 1992 में बाद में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की गणना की गई है और इस गणना के अनुसार 2020 से 2025 के बीच, यानी जितनी 2020 में थी, अब 2025 में इसमें 32% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, तो 2020 में इनकी संख्या 674 थी, जो बढ़कर 891 हो चुकी है, यानी 891 अब यहाँ पर एशियाई शेरों की संख्या है। एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? एशियाई शेरों की संख्या 891 है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट 891। और भारत में भी इन 891 में भी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गिरवन गुजरात में सबसे अधिक इनकी संख्या पाई जाती है। अच्छा, शेरों की सुरक्षा के लिए या इनके जीवनोद्धार के लिए हमने प्रोजेक्ट लॉयन चलाया। लॉयन कब चलाया? तो हमने प्रोजेक्ट लॉयन 2020 में चलाया, 2020 में। तो प्रोजेक्ट लॉयन हमने 2020 में चलाया। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ऐसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट है गेंडा, प्रोजेक्ट गेंडा, ये हमने 1986 में चलाया। ऐसे ही हमने प्रोजेक्ट हाथी हमने 1992 में चलाया। ऐसे ही हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2009 में चलाया, 5 अक्टूबर को। इसलिए 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब गिरवन कहाँ पे है? गिरवन गुजरात। अब गुजरात के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, कई लोग इसको अहमदाबाद सोचते हैं, लेकिन क्या है? गांधीनगर है। अहमदाबाद इनकी आर्थिक राजधानी मान सकते हैं आप, तो गांधीनगर। और यहाँ के सीएम है यहाँ के भूपेंद्र पटेल सीएम। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारा हो गया गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, एक मरीन, यानी इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, एक वसंता हो गया, और एक ब्लैक बग सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन के ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारा मैंने इसके बारे में लिख दिया है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन पिछले महीने के। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो थाईपुसम तमिलनाडु में, जिसमें मुंह में सुई डालकर इधर से इधर को निकाल लेते हैं, आपने देखा भी होगा। तो थाईपुसम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया शो का उद्घाटन किसने किया था? तो ये राजनाथ सिंह ने, हमारे रक्षा मंत्री। कहां पर किया ये उद्घाटन? कहां पर किया? तो बेंगलोर में किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। FSSAI ने हाल ही में अवैध रूप से फल पकाने की किन प्रथाओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है? तो
FSSAI यानी भारत में जो खाद्यान्न की सुरक्षा, मतलब कोई गलत खाना नहीं बना, उनकी सुरक्षा के लिए ये संस्था बनाई गई है। इसने क्या किया है, अभी कैल्शियम कार्बाइड सिंथेटिक रंग और मोम की कोटिंग का उपयोग को रोक लगा दी है। कैल्शियम कार्बाइड से तो आप जानते ही होंगे कैल्शियम कार्बाइड को कैसे, जो हम आम पकाते हैं, आपने देखा होगा उसमें एक मसाला लगा लेते हैं, कागज में रख के एक मसाला, वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो इसके उपयोग पर FSSAI ने रोक लगा दी है। रोक लगाने का मुख्य कारण क्या है कि ये एक कैंसर कारक है, यानी इसके उपयोग से कैंसर होता है। तो FSSAI ने इस पर रोक लगा दी है। कैल्शियम कार्बाइड ये कहाँ उपयोग होता है? ज्यादातर आम को पकाने में, हमारे यहाँ पे तो बहुत उपयोग होता है धड़ल्ले से। तो FSSAI ने इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। अगर हम बात करें FSSAI की, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, क्या है? मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, अगर एक बात करें इसकी स्थापना की, तो 2006 के अधिनियम द्वारा 2008 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। कहाँ है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैंने इसके बारे में सब कुछ लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदाओं का पहला ऐतिहासिक घोटाला मूर्तिकला शिलालेख कहाँ खोजा है? तो ये कर्नाटक में खोजा गया है। कर्नाटक के हावेरी में, कर्नाटक में इसे खोजा गया है। अनावृष्टि का मतलब है, अनावृष्टि का होता है वर्षा की कमी। अनावृष्टि का क्या मतलब होता है? वर्षा की कमी के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा, मतलब वर्षा नहीं हुई, सूखे के कारण जो पहली मानव आपदा हुई उसके साक्ष्य पहली बार हमें मिले हैं। और ये 16वीं सदी के हैं, 16वीं सदी यानी 1539 में लिखे गए हैं। इसमें 637 लोगों की मृत्यु बताई गई है कि 637 लोगों की मृत्यु सूखे के कारण यानी वर्षा ना होने के कारण हुई थी। कहां पर? तो कर्नाटक में। ठीक है, अनावृष्टि के कारण मानवीय आपदा, पहली मानवीय आपदा के साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। तो यहां पर 6,037 लोगों की मृत्यु इसके कारण हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब कुछ अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन, तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। एक कर्नाटक का ही मस्की अभिलेख कर्नाटक का, कहाँ का है? कर्नाटक का। इसमें अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? देव नाम प्रिय के नाम से संबोधित किया गया है। ऐसे ही एक एरन अभिलेख, इसमें एरन अभिलेख में भानुगुप्त के समय का है। किसके समय का है? ये भानुगुप्त के समय का है, भानुगुप्त के समय का अभिलेख। इसमें
पहले सती पहली सती होने के प्रमाण मिलते हैं, यानी पहली बार भारत में सती प्रथा के प्रमाण एरन अभिलेख से मिलते हैं। ऐसे ही एक अभिलेख ऐहोल अभिलेख के बारे में आप जानते होंगे। ऐहोल अभिलेख, ये इसमें पुलकिशन सेकंड द्वारा हर्षवर्धन को हराने का वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो ये सब हो गया। अभी आगे देखते हैं। ये चंद्रशेखर मंदिर गुटाला हावेरी जिला कर्नाटक के पास पाए गए, 16वीं सदी के हैं। इसमें 6307 लोगों की मृत्यु का उल्लेख है। इसमें भारत के मैमोनी अपवाद का सबसे प्रारंभिक यानी मानवीय आपदा का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है। ठीक है, चंद्रशेखर मंदिर आप याद रख सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे को विलय किस राज्य सरकार ने आधिकारिक मंजूरी दी है? कोंकण रेलवे जो हमारे दक्षिण में, ये भारत का मैप है, तो इसके दक्षिण में जो ये वाला तट है इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोंकण तट। इसमें महाराष्ट्र प्लस गोवा का तट आता है, यानी महाराष्ट्र और गोवा के तट को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और आप सब लोग जानते हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट। तो यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है, यहाँ से एक ट्रेन है जिसको हम कोंकण रेलवे के नाम से जानते हैं। कोंकण रेलवे के नाम से जानते हैं। अब इस कोंकण रेलवे में जो महाराष्ट्र से शुरू होती है, महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर फिर गोवा से गुजरती है, उसके बाद कर्नाटक से गुजरती है और उसके बाद केरल में पहुंचती है। ठीक है, केरल में पहुंचती है। और यहाँ पे पश्चिमी घाट है, तो ये क्या, दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरती है। जो इसकी इतनी लंबाई है, लंबाई इसकी 741 किलोमीटर, और इस 741 किलोमीटर में 51 सुरंगें हैं। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने दुर्गम मार्ग से होकर ये गुजरती है। यहाँ पर 51 सुरंगें हैं जिनसे होकर ये गुजरती है, कर्नाटक से केरल तक। अब महाराष्ट्र में इसकी अगर हिस्सेदारी की बात करें, अगर कोंकण रेलवे के हिस्सेदारी की बात करें, तो इसमें हिस्सेदारी अब 51% केंद्र की होगी। अब बाकी इन चारों की, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इनकी सबकी 49%। 49 में से कर्नाटक की और केरल की, गोवा की और केरल की 6%। 15% हो गई कर्नाटक की। तो 6 और 15 21 और 6 27, आगे कितनी बची? 22। तो 22% महाराष्ट्र की हिस्सेदारी होगी। अभी महाराष्ट्र सरकार ने इसको, रेलवे को केंद्र भारतीय रेलवे में विलय करने की घोषणा कर दी है। तो ये पूरा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन सी रेलवे कहां तक है। ठीक है, ये दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरने के कारण, और ये पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो किसके लिए? पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म, जिसमें वो ट्रेन में जाते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस में आपने देखा होगा वहां पर झरने वगैरह सब कुछ बहते हैं। तो वो यही कोंकण रेलवे है जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 641 किलोमीटर की दूरी में 91 टनल बनाई हुई है। ठीक है, अगर रेलवे की बात करें तो यूनेस्को में शामिल
भारतीय रेलवे। यूनेस्को में शामिल भारतीय रेलवे कौन कौन सी हैं? तो भारत में 3 रेलवे यूनेस्को में शामिल हैं, नीलगिरी, दार्जिलिंग और पहली जो है नीलगिरी, दूसरी दार्जिलिंग और तीसरी जो है कालका और शिमला। ये यूनेस्को में शामिल रेलवे हो गई। यूनेस्को जिसकी स्थापना 12 नवंबर 1949 को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे, पेरिस किसके किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। इसके अगर हेड की बात करें, इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले, यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले। ठीक है, तो ये यूनेस्को के अध्यक्ष हो गए। चलो आगे देखते हैं। ये मैंने सब कुछ इसके बारे में लिखा है। KCRL 1990 में रेल मंत्रालय द्वारा बनाया गया, यानी कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 में हुई। कवरेज लाइन 741 किलोमीटर में फैली है। रोहा मंगलोर से जोड़ती है। रोहा को मंगलोर, रोहा महाराष्ट्र वाला, मंगलोर से जोड़ती है। मंगलोर यानी कर्नाटक में। सामरिक महत्व, पश्चिमी घाट में निर्मित इमारतें भारतीय तकनीक और विशेषज्ञ प्रदर्शन करते हुए इंजीनियरिंग नवाचार के साथ कठिन भूभाग को पार किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दुर्गम रास्तों से गुजरने के कारण जानी जाती है। कोंकण क्षेत्र में भारतीय रेलवे 17 जोनों के अंतर्गत 70 डिवीजन है। यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय रेलवे में, जो हमारी भारतीय रेलवे है, उसमें 17 जोन है। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? 17, और इसके अंतर्गत 70 डिवीजन हैं। भारतीय रेलवे में 70 जोन और 70 डिवीजन है। हाल ही में इसे जम्मू कश्मीर डिवीजन को भी इसमें शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर डिवीजन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यदि आप मेट्रो रेल और कोलकाता में को शामिल कर लें तो इसमें 19 जोन है। इन सबको शामिल करने के बाद इसमें 19 जोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व कछुआ दिवस कौन सी तारीख को मनाया गया? तो ये 23 तारीख को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 23 तारीख को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। आपको याद होगा, कल ही मैंने शायद आपको पढ़ाया था कि भारतीय तट रक्षक बल, क्या इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिडले कछुओं के लिए एक अभियान शुरू किया गया। कछुओं के बचाव के लिए एक अभियान शुरू किया गया। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन ओलिविया। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन ओलिविया। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन ओलिविया। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा है, गीरमाथा। यहाँ पर तट पर बहुत सारे कछुए अंडे देने आते हैं, और अंडे देने की इस प्रक्रिया को मैंने एक नाम आपको बताया था, अरीबाड़ा के नाम से जानते हैं। और यहां से चलकर, यहाँ पे अपना ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से चलकर यहां तक ये कछुए आते हैं अपने अंडे देने के लिए। इस प्रक्रिया को, जो सामूहिक रूप से अंडे देने की प्रक्रिया है, इसको हम अरीबाड़ा के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए ओलिविया ऑपरेशन चलाया। किसने चलाया? भारतीय तट रक्षक बल ने। ठीक, इसके लिए ऑपरेशन चलाया। अगर मई में होने वाले दिवस की बात करें तो 1 मई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई
अंतरराष्ट्रीय हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई, 7 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस। ऐसे ही हम 8 मई, 8 मई को रेड क्रॉस डे, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं। 11 मई प्रौद्योगिकी दिवस हम 11 मई को मनाते हैं। उसके बाद 12 मई, 12 मई को हम अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हम मनाते हैं। ऐसे ही 22 मई, 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। तो ये सारे दिवस जिसे हम मनाते हैं। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार, दूर का संचार करना, टेलीफोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारा हमारे दिवस के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया टर्टल डे यानी कछुआ दिवस। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही राहवीर योजना, हाल ही में चर्चा में रही राहवीर योजना का संबंध किससे है? दोस्तों, अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हों और किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको उठाते नहीं। क्यों नहीं उठाते थे? क्योंकि पुलिस की स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर हमने इसे अस्पताल तक पहुंचा दिया तो पुलिस 100 सवाल हमसे ही करेगी। कहाँ से मिला भाई, तुम्हें कैसे पता चला भाई, यहाँ आओ जी, पूरी रिपोर्ट दो। तो इस चक्कर में आदमी फंसता ही नहीं था और निकल जाता, रहे छोड़, पुलिस परेशान करेगी। अभी क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश ने एक राहवीर योजना चलाई है। किसने चलाई है? मध्य प्रदेश में। अगर आप इसके तहत, अगर आप दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करेंगे, क्या करेंगे? या तो आपने उसकी सहायता की हो या 108 नंबर पर कॉल किया हो। अगर आप कॉल करके उसकी सहायता भी करते हैं तो भी आपको पुरस्कृत किया जाएगा, यानी 25,000 रुपए आपको इनाम में दिए जाएंगे। ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। अभी क्यों शुरू की है? क्योंकि 300वीं जयंती है। किसकी जयंती है? माँ अहिल्याबाई की, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती कहां पर मनाई गई? इंदौर में, इंदौर में, इंदौर के रजवाड़ा प्लेस में, रजवाड़ा प्लेस में यह जयंती पर मनाई गई और यहीं पर कैबिनेट की बैठक हुई, यहीं पर कैबिनेट की बैठक, और इस बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। अगर बात करें एमपी के सीएम तो मोहन चरण मांझी, ये कौन है? एमपी के सीएम है। इन्होंने वहां पर, सॉरी, मोहन यादव, मोहन यादव यहाँ के सीएम है। यहीं पर इन्होंने ये प्रस्ताव पास करवाया। अगर बात करें हम इंदौर की तो सबसे स्वच्छ शहर सूरत के साथ नंबर 1 पर है। 1 जनवरी 2025 से भीख मांगना यहाँ पर अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही भोपाल में भी अपराध घोषित कर दिया गया है। लेकिन इंदौर अब भिखारी मुक्त हो चुका है। भिखारी मुक्त शहर कौन सा है भारत का? इंदौर है। यहाँ पे जो भिखारी थे उनको काम में लगा दिया गया और जो बच्चे यहाँ पर भीख मांगते थे उनको स्कूल भेज दिया गया। तो आपसे पूछे पहला भारतीय भिखारी मुक्त शहर कौन सा है, तो वो इंदौर है। इंदौर में ही मां अहिल्याबाई एयरपोर्ट भी है। तो ये सब बातें आप इंदौर के बारे में याद रखेंगे। ये रहे, अगर बिना किसी डर के दुर्घटना मामलों की मदद करना, जिससे लोग मदद करने के लिए आगे आ सकें।
जान बचाने पर पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। सड़क दुर्घटना के घायल की जान बचाएंगे तो मिलेगा इनाम, घायल की जान बचाओ और 25,000 का इनाम पाओ। तो ये सारी बातें मैंने आपको जो बताई, जान बचाओ इनाम पाओ, ये भी आजकल वहां पर ट्रेंड कर रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पहला स्काइड गार्डन कहां बनाया गया है? पहला, भारत का पहला स्काइड गार्डन कहां बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है, यानी उत्तराखंड में स्काइड गार्डन बनाया गया है। उत्तराखंड में भी साइकेड गार्डन बनाया गया है, साइकेड गार्डन बनाया गया है। कहां पे? हल्द्वानी उत्तराखंड में। साइकेड यानी इसमें 31 प्रजातियां, साइकेड की 31 प्रजातियां का घर बनाया गया है। साइकेड आपने शायद देखा भी हो, ये एक पेड़ है, इसको जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है। आपने आपके घरों में भी आजकल बहुत लगा रहे हैं, पाम ऑयल के जैसा ये पेड़ होता है, नुकीले से पत्ते होते हैं इसके, तो इसके घर बनाया गया है, जिसमें से 12 प्रजाति अभी यहीं पर है। अभी इसमें 12 प्रजाति उपस्थित है। ये प्रजाति संकटग्रस्त, ये संकटग्रस्त प्रजाति है। इसके संरक्षण के लिए स्काइड गार्डन बनाया गया है, हल्द्वानी उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, ये कहां पर प्रयोग होता है? तो ये दवाई में, खाने में और सजावट में। सजावट यानी जो हमारे घरों में उपयोग किए जाते हैं पौधे सजाने के लिए, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह हल्द्वानी उत्तराखंड में बनाया गया है, भारत का पहला। हल्द्वानी उत्तराखंड, भारत का पहला नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। उस समय पे उत्तराखंड यूपी था, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पहला नेशनल पार्क था। इसका नाम बदलकर अभी रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है। ठीक है, इसका नाम अभी रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है। इसका इससे पहले जिम कॉर्बेट से पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, फिर जिम कॉर्बेट हुआ और फिर अब रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है, क्योंकि रामगंगा नदी यहीं से होकर गुजरती है और यहीं पर ही इस नदी के किनारे ही कौन सा शहर है? तो नैनीताल शहर इस नदी के किनारे ही पड़ता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट। आशा करते हैं आपको यह हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।